हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सामाजिक समूह क्या होते हैं, व्हाट इज सोशल ग्रुप्स, और इनके प्रकार के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है। उसकी रोजाना जिंदगी समूह के बीच में भाग लेने से ही संबंधित होती है। वह सर्वप्रथम समाज में परिवार से बाहर निकलकर दूसरे समूहों के बीच वह शामिल हो जाता है। व्यक्ति इन समूहों के बीच संबंध स्थापित करने तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। तो देखिए, जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी और उसकी दिन की शुरुआत ही एक समूह से होती है। जैसे कि आप अगर जैसे कि आप सब आपका सबसे पहला एक समूह है परिवार, उसमें से आप शामिल होते हैं। फिर जैसे ही परिवार से बाहर निकलते हैं तो समाज में शामिल हो जाते हैं, और समाज में भी आप किसी ग्रुप में शामिल होते हैं। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वो आप सबके दूसरे ग्रुप्स हैं, उसमें जाके आप शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह के कई सारे ग्रुप्स होते हैं। हम अपने दिन की शुरुआत भी एक परिवार के समूह से करते हैं और फिर दूसरे समूहों में शामिल हो जाते हैं और उनके उद्देश्यों और उनके लक्ष्यों को पूरा करते हैं। तो इन्हें हम सामाजिक समूह कहते हैं, सोशल ग्रुप्स इनको कहते हैं। और अब इसकी परिभाषा क्या है, तो देखिए, बोगार्ट्स का कहना है, बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ साझे लक्ष्यों पर होता है और जो एक दूसरे को प्रेरणा देते रहते हैं। अब देखिए, बोगार्ट्स का कहना है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक समूह बनाते हैं तो उसको हम एक सामाजिक समूह कहते हैं, और जिनका कुछ एक लक्ष्य होता है और वो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं और एक दूसरे को प्रेरणा देते रहते हैं, मतलब कि उनको मोटिवेट करते रहते हैं। और अब इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए, इनमें एकता की भावना होती है, फीलिंग ऑफ यूनिटी की। तो देखिए, समूह के सदस्य के बीच एकता की भावना के पाए जाने के साथ ही समूह कायम रह सकता है। समूह के सदस्य इसी भावना के कारण एक दूसरे को समझते हैं, उनमें सहयोग की भावना पैदा होती है। यदि इनमें एकता ना हो तो वह लोगों की एक भीड़ कहलाएंगे। देखिए, अगर एक समूह में लोगों में अगर एकता की भावना ना हो तो वह केवल एक भीड़ कहलाते हैं, क्योंकि एक जो भीड़ इकट्ठा होती है उनमें लोग ना एक दूसरे को जानते हैं, ना एक दूसरे को पहचानते हैं, ना उनमें एकता की भावना, किसी प्रकार के संबंध नहीं होते हैं, तो उन्हें हम भीड़ कहते हैं। पर अगर उनमें संबंध हो, आपस में एकता की भावना, एक दूसरे से मिलकर काम करें, तो उनको हम समूह कहते हैं। तो समूह के अंदर एक एकता की भावना पाया जाना अति आवश्यक होता है, और यह इसकी एक विशेषता भी होती है। एंड सेकंड है हम की भावना, वी फीलिंग होती है इसके अंदर। तो ये समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर मदद करते हैं, उस इससे उनमें अपनत्व की भावना का विकास होता है। अब देखिए, जब एक समूह के अंदर किसी को भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समूह में सभी मिलकर उसकी समस्याओं को सुलझाते हैं। या फिर एक फैमिली में ही देख लीजिए, उसमें जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसमें सब उसका मिलकर सामना करते हैं, उसको दूर करते हैं। तो यह सब ग्रुप में हम की भावना पाई जाती है, जिसमें अगर किसी को परेशानी होती है तो हम सोचते हैं कि हम उसको दूर करना चाहिए। तो यह सब हम की भावना होती है। और नेक्स्ट है सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस। तो ये समूह की सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि इसके सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध होते हैं तथा यह सदस्यों की आपसी अंतर्क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, जो सामाजिक संबंध हैं, जो सामाजिक समूह होते हैं उनमें सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। अब समाज में आप रहते हैं तो उसमें कोई ना कोई संबंध पाया ही जाता है। जैसे एक फैमिली के अंदर भाई बहन माता पिता इन सब का संबंध होता है। और जब परिवार के समूह से बाहर निकलते हैं तो वहाँ, अगर आप स्कूल में के समूह में है तो वहाँ दोस्त का एक संबंध होता है, फिर स्टूडेंट टीचर का संबंध होता है। तो इस तरह के पूरे समूह में कोई ना कोई संबंध होता है एक दूसरे में, या तो दोस्त का संबंध होता है, या फिर अगर ऑफिस में है तो बॉस का और नौकरी करने वाले का संबंध होता है। इस तरह से कई सारे संबंध पाए जाते हैं एक सामाजिक समूह में। सोशल ग्रुप्स में ऐसे कई सारे रिलेशंस पाए जाते हैं। और सदस्यता, मेंबरशिप। तो देखिए, समूह का निर्माण केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं होता है, बल्कि समूह का निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ होता है। कई समूह में सदस्यता सीमित होती है और समूह का आकार भी इसकी सदस्यता पर ही निर्भर करता है। अब देखिए, जो समूह है वह दो या अधिक व्यक्तियों के मिलने से ही बनता है, पर कई सारे समूह होते हैं जहाँ एक लिमिट होती है। जैसे कि आप स्कूल में देख लीजिए, वहाँ पर एडमिशन की लिमिट होती है, क्लासेस में बच्चों की एक लिमिट होती है, इतने ही बच्चे होंगे। तो इस तरह से एक समूह के अंदर कहीं कई समूह होते हैं जिसमें लिमिट होती हैं, कई समूह में लिमिट नहीं होती हैं। कोई समूह बहुत बड़े होते हैं और कई समूह बहुत छोटे भी होते हैं। तो इस तरह से उनमें सदस्यता होती है एक समूह के अंदर। और फिफ्थ है भूमिका का विभाजन,
डिवीजन ऑफ स्टेटस एंड रोल्स। तो देखिए समूह में भूमिकाओं का विभाजन किया जाता है जिससे प्रत्येक सदस्य की समूह में अपनी अपनी भूमिका होती है और समूह के कार्य में लिखित व अलिखित कार्य भी होते हैं। वह समूह इन नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। अब देखिए जो समूह होता है उसमें जितने भी लोग रहते हैं सबके कार्य निश्चित होते हैं। उनके कार्यों को डिवाइड कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति को ये काम करना है, इस व्यक्ति को ये काम करना है। तो इस तरह से उनकी भूमिका निर्धारित कर दी जाती है, उनके काम को निश्चित कर दिया जाता है कि इसी प्रकार से वह कार्य करेंगे, जिससे एक समूह अच्छे से कार्य कर पाता है और डेवलप हो पाता है। और अब देखिए जो समूह होते हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक प्राथमिक और द्वितीय समूह। और ये चार्ल्स कूले ने इसको दो भागों में विभाजित किया है। इसका मानना है कि जो भी सामाजिक समूह होते हैं वह दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीय समूह में यह इसने विभाजित किया है। और अब देखिए प्राथमिक समूह क्या है। तो कूले देखिए एक अमेरिकी समाजशास्त्री है जिसने प्राथमिक और द्वितीय समूह के बीच सामाजिक समूहों का वर्गीकरण किया है। तो प्राथमिक समूह में कूले ने बहुत ही नजदीकी संबंधों को शामिल किया है, जैसे आस पड़ोस के व्यक्ति, परिवार हो गए, या खेल समूह में जो भी आपके जिनके साथ खेलते हैं उसके समूह के व्यक्ति, वह सब प्रथम समूह में शामिल होते हैं। और उसके अनुसार व्यक्ति इन समूहों में बिना झिझक के रहता है और इन समूहों में स्वार्थ की भावना नहीं होती है और व्यक्ति इन समूहों में अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो देखिए कूले का कहना है कि जो प्राथमिक समूह होते हैं इसमें जो व्यक्ति हैं इसमें आस पड़ोस, परिवार या खेल समूह को इसने शामिल किया है। और इसका मानना है कि इसमें नज़दीकी भावना पाई जाती है जिसमें लोगों में आपसी झिझक की भावना नहीं होती है और इसमें अपनत्व की भावना सबसे ज़्यादा होती है। और अब इसकी विशेषताएं क्या हैं प्रथम समूह की। तो देखिए इसमें सदस्यों में शामिल नज़दीकी होती है, शारीरिक नज़दीकी होती है। देयर इज़ अ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी अमॉन्ग मेंबर्स। प्राथमिक समूह के बीच यह ज़रूरी है कि व्यक्ति आपस में शारीरिक तौर से एक दूसरे के नज़दीक हों, इकट्ठे मिलकर बैठें। रोज़ाना मिलना उठना बैठने से उनमें प्यार व सहयोग बढ़ता है, इसलिए उनमें गहरे संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। अब देखिए आप एक फैमिली में मिला लीजिए तो आप एक दूसरे के साथ मिलते बैठते हैं, हंसते बोलते हैं, तो इससे एक पास का रिलेशन बन जाता है, एक संबंध बन जाता है जिससे आपस में झिझक खत्म हो जाती है और हम कि बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के कोई बात कह सकते हैं। तो प्राथमिक समूह में सदस्यों का नजदीक शारीरिक नजदीकी होनी अति आवश्यक होती है। और सामूहिक स्थिरता, स्टेबिलिटी इन ग्रुप। तो देखिए प्राथमिक समूह के बीच स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है तो तमाम आयु उस परिवार से संबंधित हो जाता है, इसलिए इन समूहों में अधिक स्थिरता पाई जाती है। अब देखिए सामाजिक समूह उसमें जो प्राथमिक समूह है उसमें स्थिरता पाई जाती है। उसमें एक बार यह जब समूह बन जाते हैं तो यह अधिक समय तक बने ही रहते हैं। जैसे कि परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह बचपन से लेकर 18-20 साल तक उसी फैमिली में रहता है या फिर पूरी जिंदगी उस फैमिली के साथ बिताता है। इस तरह से इसमें स्थिरता पाई जाती है और इनका सीमित आकार होता है। तो देखिए प्राथमिक समूहों का आकार भी बहुत सीमित होता है, इसी कारण इनमें संबंधों की गहराई पाई जाती है। किसी भी समूह की संख्या जितनी कम होगी उतना ही सदस्य एक दूसरे को अधिक समझ लेंगे। देखिए जो ये प्राथमिक समूह होते हैं इनमें जो इन समूहों का आकार तो है बहुत छोटा होता है। कुछ ही लोग इधर होते हैं, जैसे एक परिवार में 4 से 5 लोग होते हैं, तो एक छोटे ग्रुप्स होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं। एक छोटे ग्रुप में अच्छे से एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं। तो यह छोटे होते हैं और जिसमें संबंधों में गहराई अधिक पाई जाती है जिससे। और नेक्स्ट है इनमें सीमित स्वार्थ होते हैं। देयर आर लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए प्राथमिक समूहों के बीच इस उद्देश्य को मुख्य रखा जाता है कि जिससे सारे समूह की भलाई हो, अर्थात सामाजिक हित को मुख्य माना जाता है। अब देखिए जो प्राथमिक समूह है इसमें सबके विकास के बारे में सोचा जाता है। इसमें सिर्फ वही कार्य किए जाते हैं जिसमें सबका भला हो, ना केवल एक का भला हो। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों में निजी स्वार्थ की भावना नहीं होती है और अगर यह भावना पैदा हो जाए तो परिवार टूट जाता है। यहाँ पे दोस्तों परिवार आना था, परिवार टूट जाता है। और अब नेक्स्ट है इसमें आंशिक समानताएं होती हैं। देयर आर सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स। देखिए आंशिक समानता के कारण व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान बना रहता है जिससे सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और समूहों में जितना अंतर कम होता है उतनी ही उनके व्यक्तियों में एक दूसरे को समझ लेते हैं, उतना ही अच्छे से एक दूसरे को समझ लेते हैं ये। तो देखिए जो प्राथमिक समूह इसमें जो व्यक्ति होते हैं वह एक दूसरे के बारे में पूरा प्रेजेंट फ्यूचर सारा कुछ, पूरा प्रेजेंट पास्ट सारा कुछ जानते हैं, जिससे कि झिझक नहीं रहती, आपस में अच्छे से हंसते बोलते हैं। अब देखिए अगर एक फैमिली में
हम देखते हैं तो अगर भाई होता है तो उनके हम पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं और हम भी उसी से बिलोंग करते हैं, तो किसी भी तरह की ऊंच नीच या फिर इस तरह की भावना नहीं होती इन समूहों में। और अब है द्वितीय समूह, सेकंड ग्रुप। तो देखिए कूले के अनुसार आजकल के समाज में व्यक्ति अपनी जरूरतों को प्राथमिक समूह में ही रखकर पूरी नहीं कर सकता है, उसे दूसरे व्यक्तियों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। यह समूह आकार में बड़े होते हैं। इन समूहों के बीच व्यक्तियों के आपसी उद्देश्य होते हैं जिनकी उत्पत्ति आपसी सहयोग से होती है, और इन समूहों के बीच राष्ट्रीय सभाएं, राजनीतिक पार्टियां, क्लब आदि शामिल होते हैं। अब देखिए जो सेकंड ग्रुप है उसमें जो राष्ट्रीय सभाएं होती हैं, राजनीतिक पार्टीज, क्लब्स या फिर कोई कंपनी, इंडस्ट्री, इन सबको भी हम शामिल कर सकते हैं इन ग्रुप्स में, और इनकी उत्पत्ति भी विशेष उद्देश्यों के लिए होती है, और इन समूहों में व्यक्ति के गहरे संबंध नहीं होते हैं। अब देखिए जो सेकंड ग्रुप्स होते हैं, यह जब व्यक्ति देखिए प्राथमिक समूह में अपनी कई सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वह सेकंड ग्रुप में भी शामिल होता है, जिसमें वह काम करता है और अपनी रोजी रोटी खाने पीने का इंतजाम करता है जहाँ से, और इसमें राष्ट्रीय सभाएं या फिर राजनीतिक पार्टी जैसे ये सारे समूह इसमें शामिल होते हैं। और अब द्वितीय समूह की विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए व्यक्ति के अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं इसमें, ह्यूमन हैव इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, द्वितीय समूह में व्यक्तियों के आपसी संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं। सदस्य इन समूहों के बीच आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इनका काम केवल भूमिका निभाना होता है और किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका अदा करते हैं। अब देखिए जो द्वितीय समूह होते हैं इनमें अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, इसमें सीधे संबंध नहीं होते हैं। जैसे कि आप अगर काम करने कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर आप सीधा काम करने आते हैं, वहाँ पहले से आप किसी को नहीं जानते होते हैं, वहाँ सिर्फ आप जाते हैं, काम करते हैं और पैसे लेके घर पे आते हैं, और वहाँ काम करते टाइम किसी से आपकी दोस्ती वगैरह हो जाती है पर इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, उसे हम अप्रत्यक्ष संबंध कहते हैं, कि सिर्फ हंसने बोलने जितना, इन्हें हम अप्रत्यक्ष संबंध कहते हैं, और इनसे गहरे संबंध नहीं होते हैं इनमें इतने। और सेकंड है यह आकार में बड़े होते हैं, देयर आर लार्ज इन साइज। तो ये द्वितीय समूह का आकार बहुत विशाल होता है, इनमें व्यक्तियों की सदस्यता निश्चित नहीं होती है, यह दूर दूर तक फैले रहते हैं। तो देखिए जो द्वितीय समूह बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि आप इसमें कंपनी लगा लीजिए, कंपनीज कितनी बड़ी बड़ी होती हैं और हर स्टेट्स में इनकी ब्रांच होती हैं, पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में फैले होते हैं। तो और इसमें व्यक्ति एक दूसरे को जानते भी नहीं, और इसमें इनकी सदस्यता निश्चित भी नहीं होती है, कभी भी आपको जॉब से निकाले जा सकता है या फिर आप भी कभी भी जॉब से निकल सकते हैं अपने आप भी, तो इसमें सदस्यता निश्चित भी नहीं होती है। और इनका औपचारिक संगठन होता है, दे हैव फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए द्वितीय समूह के निर्माण के लिए कुछ विशेष नियम बनाए जाते हैं और व्यक्तियों को इन नियमों का पालन करना पड़ता है, और इन समूहों का सारा कार्य व्यवस्थित होता है, और व्यक्तियों को यह यहाँ पर स्थान अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त होता है। देखिए जो औपचारिक संगठन होते हैं ये किसी विशेष नियमों के अतिरिक्त बने होते हैं, इसमें हर चीज़ जो है वह ऑर्गेनाइज होता है, छुट्टी निश्चित होती है, और पैसे निश्चित होते हैं, कितना काम करना है, यह सब निश्चित होता है, उन्हें हम ऑर्गेनाइज संगठन कहते हैं। और जो परिवार होते हैं वह ऑर्गेनाइज संगठन नहीं होते हैं। देखिए ये ऑर्गेनाइज संगठन होते हैं, इसमें हर व्यक्ति का काम डिवाइड होता है, किसे क्या क्या कार्य करने हैं, और उसमें जो भी कार्य उसे दिए जाते हैं वह उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी विल पावर के अनुसार उसको कार्य दिए जाते हैं। तो यह औपचारिक संगठन होते हैं। और नेक्स्ट है इनमें औपचारिक संबंध होते हैं। देखिए इन समूहों के बीच व्यक्तियों के आपसी संबंध औपचारिक होते हैं, इनमें व्यक्ति अपना काम करता है, तनख्वाह लेता है और अपने आप से मतलब रखता है। इन समूहों में अपनत्व की भावना नहीं होती है। और देखिए इसमें सिर्फ औपचारिक संबंध तो केवल हंसने बोलने तक के, इतने तक ही, सिर्फ टाइम पास जितने के ही संबंध होते हैं, इन्हें औपचारिक संबंध कहते हैं। तो इस तरह के संबंध द्वितीय समूह में पाए जाते हैं। और इन समूहों की ऐच्छिक सदस्यता होती है, दे हैव ऑप्शन ऑफ मेंबरशिप। देखिए द्वितीय समूह में व्यक्तियों की सदस्यता अपनी इच्छा पर निर्भर करती है, क्योंकि यह समूह किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, और जिस व्यक्ति का उद्देश्य जिस समूह में पूर्ण होता है वह उसका भाग बन जाता है, और उद्देश्य पूर्ण होने के बाद उस समूह से बाहर भी आ जाता है। देखिए जो द्वितीय समूह होते हैं वह ऐच्छिक सदस्यता होती है, उसमें जब व्यक्ति का मन करता है उसमें शामिल हो जाता है, और जब मन करता है वहां से निकल आता है, बाहर आ जाता है। तो यह ऐच्छिक समूह होते हैं, जबकि परिवार में ऐसा नहीं होता, वहां हम शामिल नहीं होते हैं। परिवार में हमारा जन्म होता है तब हम उससे शामिल होते हैं, और चाहकर भी उन समूहों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमें अगर आपको किसी टॉपिक में परेशानी आ रही है तो हमें ज़रूर मैसेज करना, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, या उस पर एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।